आपका कैरियर रिजेक्शन के यूट्यूब चैनल पर। ज्योग्राफी की कंटिन्यूअस क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रीवियस क्लास में उत्तर का विशाल मैदान हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय, और उत्तर के विशाल मैदान में पंजाब का मैदान और गंगा का मैदान हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। पिछले दो क्लासों में, पहले क्लास में पंजाब का मैदान, दूसरे क्लास में गंगा का मैदान हम लोग पढ़ चुके हैं। इन पंजाब के मैदानों में दोआब पढ़ा गया है, ठीक है, और इसमें ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निम्न गंगा पढ़ा गया है। आज हम लोग चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे राजस्थान का मैदान। आज की सब्जेक्ट हम लोग आज जो पढ़ेंगे, आज जो टॉपिक पढ़ा जाएगा वो पढ़ा जाएगा राजस्थान का मैदान। जानेंगे ये कैसे विस्तृत है, क्या इसकी विशेषता है, ठीक है, कहाँ कहाँ विस्तृत है, कितने किलोमीटर में विस्तृत है, इन सब बातों पे चर्चा किया जाएगा। ठीक, चलिए तो टॉपिक पर आते हैं और हम लोग पढ़ते हैं राजस्थान का मैदान। इसको एक फिगर पर ड्रा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं राजस्थान का मैदान कैसे है। चलिए, तो राजस्थान का एक मैप बनाएंगे हम लोग। ये हो गया राजस्थान, ठीक है, ये एरिया क्या हो गया राजस्थान का। पढ़ना क्या हम लोग को, राजस्थान का मैदान पढ़ना है। ध्यान से समझिएगा, ये नीचे वाला पार्ट गुजरात है, ऊपर वाला पार्ट क्या है, राजस्थान है, और इसके ऊपर यहीं कहीं आपको मिलेगा हरियाणा। ये स्ट्रक्चर में कहीं आपको मिलेगा हरियाणा, ठीक है। यहां ऊपर मिलेगा आपको पंजाब, ठीक है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा, ठीक है। पढ़ना है आपको राजस्थान का मैदान। ध्यान से समझिए और एक स्ट्रक्चर देखिए। एक पर्वत ड्रा कर रहे हैं हम लोग। आप ये समझिए, ये एक पर्वत है, इस पर्वत का नाम है अरावली पर्वत। ये एरिया देखिए, ये हो गया अरावली पर्वत श्रेणियां, ठीक है। इस अरावली के पश्चिम, इस अरावली पर्वत के पश्चिम ये जो मैदान दिख रहा है आपको, अरावली के पश्चिम ये जो मैदान है, यही कहलाता है राजस्थान का मैदान। अरावली पर्वत के पश्चिम में, अरावली पर्वत के पश्चिम में पाकिस्तान की सीमा के साथ, अरावली के पश्चिम में पाकिस्तान की सीमा के तक जो मैदान विस्तृत है, ये जो मैदान विस्तृत है ये हो गया पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान। अरावली पर्वत के पश्चिम जो विस्तृत मैदान है पाकिस्तान की सीमा तक, यही कहलाता है राजस्थान का मैदान। यानी राजस्थान के मैदान का विस्तार, राजस्थान के मैदान का विस्तार अरावली पर्वत के पश्चिम भारत, पाकिस्तान
सीमा तक 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत है, तक फैला है। ठीक है। राजस्थान का मैदान अरावली पर्वत के पश्चिम पाकिस्तान की सीमा तक 1.7 लाख वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत है। ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान के इस एरिया में सिंध प्रांत है, और ये वाला एरिया जो दिख रहा है आपको, ये गुजरात का कच्छ का एरिया दिख रहा है। यानी ये जो राजस्थान का मैदान है, राजस्थान का जो मैदान है, इसकी उत्तरी सीमा पाकिस्तान के सिंध प्रांत, उत्तरी सीमा पाकिस्तान के सिंध प्रांत तथा दक्षिणी सीमा कच्छ के रण तक है, कच्छ तक है। ठीक, यानी इसकी उत्तरी सीमा पाकिस्तान के सिंध प्रांत तक तथा दक्षिणी सीमा गुजरात के कच्छ तक है। ठीक, ये जो राजस्थान का मैदान है, इसको दो भागों में बांटा जाता है। एक राजस्थान का बांगर क्षेत्र, तथा थार मरुस्थल। राजस्थान का बांगर क्षेत्र तथा थार मरुस्थल में राजस्थान का मैदान विस्तृत है। और जो ये राजस्थान का बांगर क्षेत्र है, इसी क्षेत्र को, इसी बांगर को राजस्थान में रोही कहा जाता है। राजस्थान में, राजस्थान के मैदान का जो बांगर क्षेत्र है, इसी बांगर क्षेत्र को राजस्थान में इसे क्या कहा जाता है? रोही कहा जाता है। राजस्थान ये है केंद्रीय उच्च भूमि, ये है जो अरावली के पूरब एरिया में आप देख रहे हैं। ये जो राजस्थान में अरावली के पूरब एरिया में आपको दिखाई दे रहा है, ये केंद्रीय उच्च भूमि है। तो राजस्थान के मैदान और केंद्रीय उच्च भूमि, फिर से समझिए बात, इस तरह देखिए, राजस्थान और ये जो अरावली के जो पूर्वी एरिया है, ये केंद्रीय उच्च भूमि है। तो केंद्रीय उच्च भूमि और राजस्थान मैदान के बीच जो विभाजक है वो क्या है? अरावली पर्वत श्रेणियां हैं। कौन सी पर्वत श्रेणियां? अरावली पर्वत श्रेणियां। और अरावली के पश्चिम राजस्थान में, अरावली के पश्चिम राजस्थान में पाकिस्तान की सीमा तक क्या विस्तृत है? राजस्थान का मैदान। लगभग कितने किलोमीटर? लगभग ये जो मैदान लगभग विस्तृत है, राजस्थान का मैदान लगभग 640 किलोमीटर तक विस्तृत है। ये यानी राजस्थान का मैदान जो है लगभग 640 किलोमीटर तक विस्तृत है। ये इस मैदान की जो औसतन चौड़ाई है, लगभग 300 किलोमीटर इसकी औसतन चौड़ाई है। ठीक, राजस्थान के मैदान की लगभग विस्तार 640 किलोमीटर है और इसकी औसतन चौड़ाई लगभग 300 किलोमीटर है। इसको बांगर और थार मरुस्थल में बांटा गया है। ठीक है, बांगर और थार मरुस्थल में बांटा गया है। एक बात ध्यान दीजिएगा, भारत के इन्हीं मरुस्थलों में राजस्थान में पाकिस्तान की इधर सीमा के साथ एक स्थान है, एक जिला है जिसका नाम है बीकानेर। इन्हीं थार मरुस्थलों में एक जिला है जिसका नाम है बीकानेर, और इसी बीकानेर में भारत का सबसे उच्च तापमान दर्ज किया जाता है। तो अगली बात, थार मरुस्थल में राजस्थान के बीकानेर में भारत का
भारत का सबसे उच्च तापमान दर्ज किया जाता है। राजस्थान के थार मरुस्थलों के बीकानेर में भारत का सबसे उच्च तापमान दर्ज किया जाता है। तो भारत में जहां सबसे अधिक टेम्परेचर दर्ज किया जाता है बीकानेर में, ध्यान दीजिएगा, यही बीकानेर में भारत में सर्वाधिक तापांतर दर्ज किया जाता है। तापांतर का मतलब ये कि दिन का तापमान अत्यधिक ठंडा होता है, दिन का तापमान अत्यधिक गर्म होता है और रात का तापमान अचानक गिर जाता है। तो राजस्थान के इसी बीकानेर में भारत में सर्वाधिक तापांतर दर्ज किया जाता है। बीकानेर में सबसे अधिक तापांतर दर्ज किया जाता है। ठीक है, भारत के राजस्थान के थार मरुस्थलों में बीकानेर में सर्वाधिक क्या दर्ज किया जाता है? तापांतर दर्ज किया जाता है। ठीक, अगली बात समझिए, ये जो थार मरुस्थल है, राजस्थान के जो थार मरुस्थलों में इसी पंजाब के हरके बैराज नामक स्थान से एक नहर निकाली गई है, जहां सतलज और ब्यास का संगम होता है। जहां सतलज और ब्यास का संगम होता है, उस सतलज और ब्यास के संगम से एक नहर निकाली गई है, भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर। और राजस्थान के थार मरुस्थलों में जो सिंचाई कार्य किए जाते हैं वो इंदिरा गांधी नहर से किए जाते हैं, जो सतलज और ब्यास के संगम से निकाला गया है राजस्थान के मरुस्थलों में सिंचाई की आपूर्ति करने के लिए। आगे बात समझिए, ये जो राजस्थान का थार मरुस्थल है, यहाँ 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, इसलिए इसे हम मरुभूमि भी कहते हैं। ठीक, आगे बात समझिए, राजस्थान के मरुस्थलों में आपको रेत के टीले दिखेंगे। राजस्थान के मरुस्थलों में ऊंचे ऊंचे रेत के टीले दिखेंगे। इन्हीं ऊंचे ऊंचे रेत के टीलों को बरखाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बरखाना। यानी राजस्थान के इन्हीं मरुस्थलों में टीलों को बरखाना कहा जाता है। बरखाना। ध्यान दीजिएगा, यूपी पीसीएस में कई बार क्वेश्चन पूछेंगे कि बरखाना भारत के किस स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। तो ये रेत के ऊंचे ऊंचे जो टीले होते हैं जो राजस्थान के मरुस्थलों में पाए जाते हैं, इन्हीं को बरखाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें बरखाना कहा जाता है। राजस्थान के जो थार मरुस्थलों में ऊंचे टीले होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बरखाना कहा जाता है। राजस्थान के मरुस्थलों का जो अधिकांश भाग है वो बलुका से ढका हुआ है, बलका स्पूतों से ढका हुआ है। यानी बालू के जो बड़े बड़े स्पूत बन जाते हैं उन्हीं से मरुस्थल क्या हुआ है? ढका हुआ है। अगली बात सुनिएगा, इसी आरावली पर्वत में, यहीं पर एक माउंट आबू पहाड़ियां हैं। जब मैं आपको आरावली पढ़ाऊंगा तो उसको बना के स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। इस राजस्थान के इस थार मरुस्थल में जो नदी बहती है, सबसे प्रमुख नदी, उसका नाम लूनी है। अब जब मरुस्थल में बह रही है, जब बालू में कोई नदी बह रही है, तो उसका जल जो है वो सतह पे दिखाई नहीं देता, अंडरग्राउंड होता है। और अंडरग्राउंड होने के कारण लूनी जो है वो इसी मरुस्थलों में नीचे अंडरग्राउंड या भूमि बंधित होकर प्रवाहित होती है। इसीलिए भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नदी लूनी इन्हीं थार मरुस्थलों में प्रवाहित होती है। यानी इन्हीं थार मरुस्थलों से एक नदी प्रवाहित होती है। ये नदी है, मान लेते हैं ये एक नदी है और इसका नाम क्या है? लूनी। ये नदी क्या नाम है इसका? लूनी। यानी राजस्थान के थार मरुस्थलों में, ध्यान रखिएगा, यहाँ की सबसे प्रमुख नदी लूनी है, जो भारत की सबसे बड़ी अंतः
स्थलीय नदी है। बात ध्यान से समझिएगा, अंतः स्थलीय नदी। आप अपने घर के आसपास डेमो कर सकते हैं। बालू लीजिएगा आप, और बालू के चारों तरफ आप पानी डालिएगा। जहां तक बालू रहेगा वहां तक आपको जल दिखाई नहीं देगा। जैसे बालू समाप्त होगा, दूर के बाद आप जाकर देखेंगे तो आपको जल दिखाई देगा। इसका मतलब उस बालू के अंदर से पानी बह रहा था। तो ऐसी नदियों को अंतः स्थलीय नदी या अंडरग्राउंड रिवर या भूम बंधित नदी कहते हैं। तो लूनी नदी जब थार मरुस्थलों में प्रवाहित होती है तो ये रेतीले भाग हैं, और जब रेतीले भाग में जल प्रवाहित होते हैं तो सतह पर दिखाई नहीं देते हैं। तो लूनी नदी का जो जल है वो सतह पर दिखाई नहीं देता है। इसी कारण भारत की सबसे बड़ी अंतः स्थलीय नदी कहां प्रवाहित होती है? राजस्थान के थार मरुस्थलों में, अरावली पर्वत के माउंट आबू पहाड़ियों से निकलती है, राजस्थान के थार मरुस्थलों में प्रवाहित होती है। कैसी नदी है ये? अंतः स्थलीय नदी है। ठीक, अगली बात, ये ऊपर वाली टॉपिक को रफ कर देते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए आप। चलिए, इस मरुस्थल के बारे में एक बात और ध्यान दीजिएगा आप। राजस्थान के इन्हीं मरुस्थलों में प्लाय झील पाए जाते हैं। प्लाय झील पाए जाते हैं। आइए समझ लेते हैं प्लाय झील कहता है। यानी राजस्थान के इन्हीं मरुस्थलों में प्लाय झील पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। प्लाय झील, राजस्थान के इन्हीं मरुस्थलों में प्लाय झील पाए जाते हैं। कैसे निर्मित होते हैं प्लाय झील? जब हवाएं चलती हैं तो रेत को काफी दूर तक उड़ाकर ले जाती हैं, और जब रेत को दूर तक उड़ाकर ले जाती हैं तो बीच में कुछ इस तरह का गहरा भाग जम जाता है। कुछ इस तरह, मान लेते हैं ये कोई रेत का टीला है। तो अब ये रेत का कोई टीला था, हवाएं चली, ये बीच में गहरा हो गया। हवाएं चली तो ये बीच वाला रेत उड़ गया, यानी हवाओं ने क्या क्या आकर्षित कर लिया बीच वाले रेत को। तो बीच में क्या बन जाएगा? एक गहरा गर्त बन जाएगा। छिछला और गहरा, हल्का गहरा और छिछला गर्त बन जाएगा, या द्रोणी टाइप का बन जाएगा, और इसी में जल भर जाएगा। और इसी में जल भर जाने के कारण क्या बनेगा? प्लाया झील बनेगा। यानी पवन के आकर्षण के कारण जो रेतीले भाग में धंस जाते हैं, जो भाग गहरा हो जाता है, वर्षा होने के कारण इनमें जल जमा हो जाता है, और जल जमा हो जाने के कारण छोटे और छिछले जो झील के निर्माण होते हैं, जो झील बनते हैं, इन्हीं झीलों को क्या कहा जाता है? प्लाय झील कहा जाता है। यानी राजस्थान के इन्हीं मैदानों में प्लाय झील पाए जाते हैं। कौन से झील? प्लाय झील पाए जाते हैं। राजस्थान के इसी मैदानों में सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतः स्थलीय झील है। कुछ यहां आपको दिखाई देगा, ये झील सबसे बड़ी अंतः स्थलीय झील है। यानी इस झील का पानी सतह पर कम दिखाई देता है, नीचे ज्यादा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि रेतीला है। तो भारत की सबसे बड़ी जो अंतः स्थलीय झील है उसका नाम क्या है? सामर झील है। और यह सामर झील नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत का 10% नमक इसी सामर झील से क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। भारत का 10% नमक क्या किया जाता है? इसी सामर झील से प्राप्त किया जाता है। इसी में क्या पाया जाता है? प्लाय झील पाया जाता है। पवनों के आकर्षण के कारण जो छोटे छिछले झीलों का निर्माण होता है, वर्षा होने के कारण यही क्या होते हैं? प्लाय झील होते हैं। ठीक है, ये क्या है? राजस्थान का मैदान है। अरावली के पश्चिम विस्तृत है, उत्तर में सिंधु प्रांत, दक्षिण में क्या? गुजरात का कच्छ। एक बात और ध्यान दीजिए, गुजरात के कच्छ को भारत का सफेद मरुस्थल कहा जाता है। इसे सफेद मरुस्थल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह पूरा का पूरा पानी खारा है, और पूरा पानी खारा होने के कारण यहाँ पर नमक के परत जमा होते हैं। इसलिए गुजरात के कच्छ को, गुजरात के कच्छ के एरिया को सफेद मरुस्थल कहा जाता है। सफेद मरुस्थल कहा जाने का कारण अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे क्योंकि ये पूरा के पूरा एरिया
नमकीन खारे पानी के कारण यहाँ पर नमक के सफ़ेद परत जमा हो जाने के कारण कच्छ को सफ़ेद मरुस्थल कहा जाता है। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर और ये पूरी जो है इंफॉर्मेशन राजस्थान के मैदान के बारे में है। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आई है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान कैसे विस्तृत है, और ब्रह्मपुत्र मैदान पढ़ने के बाद हम लोग आज उत्तर के विशाल मैदान को जो टॉपिक है ये समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पहाड़ियां। चलिए अब पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान कैसे विस्तृत है, क्या महत्व है उसका। तो हम लोग एक पूर्वोत्तर भारत का मैप बनाएंगे। ये समझिए, ये हमारे पूर्वोत्तर भारत है। यहां से एक नदी गुजरेगी और इस नदी का नाम होगा ब्रह्मपुत्र नदी। इस नदी का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी। और यहां एक पठार विस्तृत है जिसका नाम मेघालय का पठार है, कुछ इस एरिया में। ये हो गया मेघालय का पठार। इसके साथ ही ये हो गया एक पर्वत हिमालय। तो जो हिमालय पर्वत, ये हो गया हिमालय। ये वाला एरिया हो गया ब्रह्मपुत्र का, ये हो गया ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, हिमालय पर्वत और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच ये जो मैदान वाला एरिया पड़ा, ये एरिया पूरा ये लिया। हिमालय पर्वत और मेघालय पठार के बीच पतला और सकरा जो मैदान विस्तृत है, यही क्या है? ब्रह्मपुत्र का मैदान है। और इसी को असम घाटी भी कहा जाता है। सॉरी, हिमालय पर्वत और मेघालय पठार के बीच जो सकला पतला यानी सकरा और पतला, या लंबाई में यानी चौड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं, चौड़ाई बहुत ज़्यादा ना हो जाने के कारण, क्योंकि ये क्या है? हिमालय है। ये वाला एरिया पूरा क्या हो जाएगा? हिमालय का। तो इधर हिमालय है, नीचे मेघालय का पठार है। बीच में जो मैदान निर्मित हुआ, यही क्या है? ये वाला एरिया ब्रह्मपुत्र का क्या है? ये मैदान है। यही क्या है? ब्रह्मपुत्र का मैदान है। ध्यान दीजिएगा, ये एक सकरा और लंबा मैदान है, यानी चौड़ाई बहुत ज़्यादा इसकी नहीं है। लगभग इसकी चौड़ाई आपको 80 किलोमीटर मात्र मिलेगी, यानी 80 किलोमीटर चौड़ाई है। यानी इसकी औसतन चौड़ाई 80 किलोमीटर है, यानी लंबाई में है लेकिन चौड़ाई ना होने के कारण, क्योंकि इधर हिमालय है और नीचे क्या है? मेघालय का पठार है। इस मैदान का निर्माण कैसे हुआ है? तो ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों द्वारा, ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियां तथा इसकी सहायक नदियों के निक्षेपण से हुआ है।
यानी जो ब्रह्मपुत्र की नदियां हैं, जो ब्रह्मपुत्र अपने साथ जो मिट्टी लेकर आता है, वो इतना अधिक मिट्टी लेकर आता है, मैदान चौड़ा ना होने के कारण वो मिट्टियां जब ऊंचाई पर ऊंची भाग ले लेती हैं, और जब ऊंची भाग लेकर वो ऊपर उठ जाती हैं, तो ब्रह्मपुत्र के इन्हीं मैदानों में अनेक द्वीपों का निर्माण हुआ है। इन्हीं एक द्वीप में विश्व की सबसे बड़ी द्वीप बनती है, जिसका नाम माजुली नदी द्वीप है, जो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। क्योंकि ब्रह्मपुत्र जो अपने साथ जो अवसादों का जमाव लाता है, उस अवसादों के जमाव के कारण जब वो अवसादें ऊपर उठ जाती हैं और इसके चारों तरफ पानी हो जाता है, बीच में जो मैदान बन जाता है, ऐसे द्वीप बनते हैं। और इन द्वीपों में एक नदी असम में सदिया नामक स्थान के पास विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप निर्मित होती है, जिसका नाम क्या है? माजुली नदी द्वीप है। ब्रह्मपुत्र के इन मैदानों में कहीं कहीं आपको गोखुर झील देखने को मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये गोखुर झील हमने आपको बताया था जब मध्य गंगा का मैदान पढ़ा रहा था, तब बताया था कि गोखुर झील इस ब्रह्मपुत्र मैदान के दक्षिणी पार्ट में आएंगे तो आपको गोखुर झील मिलेंगे। ये गोखुर झील का निर्माण कैसे होता है, मैं आपको बताया था कि जब नदियां बिसर्फ आकृति में बहती हैं, तो कभी दाएं बहती हैं तो कभी बाएं बहती हैं, और उनका जो दाएं बाएं बहने के कारण जो पानी छूट जाता है, जो अवशिष्ट भाग होता है, उसी अवशिष्ट भाग को क्या कहा जाता है? गोखुर झील कहा जाता है। तो भारत के असम के मैदानों में भी गोखुर झील का क्या होता है? निर्माण है, और गोखुर झील असम के मैदानों में भी पाए जाते हैं। इसे असम घाटी भी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा किए गए अपरदन व निक्षेपण के कारण निर्मित हुआ है। इसकी औसत चौड़ाई लगभग 80 किलोमीटर है, और इसी मैदानों में विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली द्वीप का क्या होता है? निर्माण होता है। ब्रह्मपुत्र नदी इसके आगे 720 किलोमीटर बहने के बाद बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ये क्या हो गया? ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया। और आज ये टॉपिक एंड हुआ किसका? उत्तर का विशाल मैदान। हम लोगों ने उत्तर के विशाल मैदान में क्या पढ़ा? पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान, राजस्थान का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान संक्षिप्त वर्णन किया गया है। आपके यूपी पीसीएस प्री तक के डाटा इसमें समाहित हैं। आप कोई भी घटना चक्र उठाएंगे, आपको सवाल मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक होगी, यानी अगला जो हम लोग क्लास पढ़ेंगे, वो क्लास पढ़ेंगे हम लोग प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय पहाड़ियाँ। तब तक के लिए जय हिंद।